रीबर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी लव एपिसोड 23। निहाल मुस्कुराते हुए उसे अपने बाहों में भरकर जाना तो होगा काम है, बट फिक्र मत करो, 2-3 दिन में मैं आ जाऊंगा। तो निष्ठा उससे दूर होते हुए मुंह बनाकर, आपने तो 2 दिन कहा था, अब 3 दिन। आप सच सच बताए, आप कितने दिनों तक नहीं आएंगे? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए, कहकर उठकर जाने वाली थी कि निहाल उसकी पल्लू को पकड़ लेता है। निष्ठा अपनी जगह रुक जाती है और अपनी कंधे पर हाथ रख लेती है। निहाल उसे पल्लू से खींचकर ही उसे अपने करीब लाता है। निष्ठा आ जाती है। निहाल उसे कमर से थामकर अपने गोद में बैठाते हुए उसके कमर पर अपना हाथ लपेट लेता है। उसके पीठ निहाल के तरफ था, वह उसकी साड़ी के अंदर उसके पेट पर अपने उंगलियों फेराने लगता है, जिसे निष्ठा की सांस अटक गई थी। निहाल ऐसे ही उसकी कंधे पर अपना सर रखकर उसकी गर्दन पर गहरी गहरी सांस से छोड़ते हुए उसके पेट पर उंगली फिराते हुए बोला, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे, और इतने दिन में जा रहा हूं तो अपने साथ रोमांटिक यादें तो लेकर जाऊंगा ना। कहकर वो निष्ठा के गर्दन पर अपना नाक रब करते हुए अपने होठों से उसे जगह को नॉनस्टॉप किस करने लगता है। निष्ठा की सांस रुके जा रही थी। निहाल अपने हाथों को उसके पेट से फहराते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा था। निष्ठा अपने हाथ उसके हाथों पर रख देती है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। निहाल एक पल के लिए रुक जाता, फिर अपने होठों को उसके कंधे पर रखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, आई नीड सम मोर जान, कहकर अपने हाथों को उसके सीने पर रख देता। निष्ठा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। निहाल अपने हाथों से उसके पूरे बदन को सहला रहा था। निष्ठा अपने हाथ को नीचे कर कस के अपने साड़ी को कसकर पकड़ लेती। उसे निहाल के हाथ अपने बदन पर महसूस हो रहे थे, जिससे उसके सांस ऊपर नीचे हो रही थी। जो निहाल के हाथ बखूबी महसूस कर पा रहे थे, वह अपने हाथों को उसके कंधों पर ले जाकर उसके साड़ी के पिन खोल देता है, जिसके साथ ही उसकी साड़ी उसके कंधे से सिरक जाती है। निष्ठा की पीठ निहाल के तरफ थी, उसकी नज़र उसके गर्दन से होती थी उसके बैक पर जाती है। वह उसके बैक में बंधे हुए डोरी को ओपन कर देता है, जिसे निष्ठा की सांसें फिर से अटक जाती है। निहाल अपने हाथों से उसे के पीठ सहलाते हुए उसके बालों को आगे की तरफ करता है और उसके पीठ पर अपना होंठ रख देता, फिर उसके हुक को भी ओपन कर देता है, जिससे निष्ठा ने कसकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। उसे बहुत अजीब लग रहा था, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उससे मन हो रहा था कि वह निहाल को रोक दे, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसे रोक नहीं पा रही थी। और जब निहाल ने उसके बदन से ब्लाउज को निकल दिया तो उसके पलकें हल्के हल्के भीग रही थी, शायद वहां पर आंसू आ रहे थे। उसने अपनी पलकें नहीं खोली, शायद उसके आंसू बह जाते, और वो ये नहीं करना चाहती थी। निहाल उसके पीठ पर किस किए जा रहा है। निष्ठा को वो अपनी गोद में बैठा के उसके पीठ पर चूमे जा रहा था। उसके हाथ उसके कमर पर फिर से कस गए और ऊपर उठकर उसके सीने के उभरों को छूने लगा और उसे सहलाते हुए उसे अच्छे से महसूस करने लगा। निष्ठा सिहर रही थी और उससे बहुत बेचैनी हो रही थी, वही निहाल तो मदहोश हो गया था। उसे होश ही नहीं था कि क्या हो रहा था। तभी निष्ठा को अपने उभारों पर उसकी पकड़ महसूस हुई और उसके साथ ही निहाल को कुछ महसूस हुआ और वह अपने आंखें खोल देता है और एकदम से निष्ठा को अपने तरफ पलट देता। निष्ठा अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसके आंसू उसके गाल से बह रहे थे जो निहाल के हाथ पर पड़े थे, जिसे निहाल ने महसूस किया। वह बेचैन हो गया था, वह उसके चीन से पकड़कर उससे ऊपर करते हुए उसके चेहरे को एकटक देखते हुए, निष्ठा क्या हुआ? निष्ठा कुछ नहीं रहती, बस उसके सीने से लग जाती। उसे अजीब लग रहा था, वह बेचैन थी, वह समझ नहीं पा रही थी क्या करे, और वह निहाल को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। निहाल गहरी सांस लेता है, अपने आप को संभालते हुए उसे वापस अपनी गोद में बैठा लेता और उसे ब्लाउज पहना देता। निष्ठा पूरे वक्त बस अपना सर नीचे किए हुए थे। निहाल उसके चेहरे को देखते हुए उसके आंसू को पोंछकर उसके माथे को चूमते हुए, नहीं जान तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हें बुरा लगा मेरा टच करना? निष्ठा के आंसू अभी बह रहे थे। निहाल उसे बैठा के खुद पैरों के पास बैठ जाता है, उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम बताओ तो तुम रो क्यों रही हो? निष्ठा अपना हाथ से उसे उठाने की कोशिश करती है, जिसे महसूस करके निहाल उठकर उसके बगल में बैठ जाता है। निष्ठा उसके सीने से लगकर सिसकते हुए बोली, सॉरी, बस मुझे डर लग रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। वो ये सब कभी तो निहाल उसकी आधी बात से ही पूरी बात समझ जाता है। वह उसके सर सहलाते हुए, कोई बात नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इसमें कोई बात नहीं। सॉरी, बस मेरी वजह से ही तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अगर तुम चाहती हो तो हम नीचे चले जाते हैं, चलो। फिर उसे देखते हुए, ओके, तुम अपने आप को सही कर लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। निहाल उदास था, जो निष्ठा देख पा रही थी। निहाल बाहर आ जाता है, उसे इस बात से फर्क पड़ रहा था कि निष्ठा को यकीन नहीं है, क्या वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता? वो अगर मना कर देगा तो निहाल कुछ भी नहीं करता।
उसके लिए निष्ठा की कंफर्टनेस में ज़्यादा जरूरी है सब चीज़ों से, और वह आगे बढ़ा इसलिए क्योंकि उस दिन ये सब हुआ था तो उसे लगा कि निष्ठा कंफर्ट होगी, और उस दिन तो वो खुद निहाल के सामने चांद को देखकर खड़े होकर सोच रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई पीछे से उसके पीठ से लग गया, लेकिन उसे एहसास अलग लगा। वह उस इंसान से दूर हो जाता है और पीछे पलटता है कि वहां पर आलिया थी। निहाल जब आलिया को देखा है तो उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह उसे दूर खड़े होते हुए, आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया उसे देखते हुए उसके तरफ अपने कदम बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ते हुए, निहाल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें मुझसे भी प्यार हो जाएगा और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तुम्हें सब तरीके से खुश रख सकती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी और तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, तुम कह के उसके हाथों को अपने कमर पर रख कर देता है निहाल, उससे अपना हाथ झटकते हुए उसे दूर धक्का देते हुए। तुम क्या कह रही हो? उसकी बात सुनकर आलिया उसके करीब जाकर उससे जबरदस्ती लिपटते हुए, निहाल मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। निहाल को उसके मुंह से हल्की वाइन की स्मेल आ रही थी, जैसे उसने ड्रिंक की हो। निहाल अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, वो उसके करीब उससे सटी हुई थी। निहाल को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबलनेस महसूस हो रहा था, उसे अजीब लग रहा था। वह उसे अपने आप से दूर करना चाहता था, लेकिन उसने उसके गले पे बाहें को डाल दिए थे, उसके चेहरे को अपने ओर खींच रही थी और निहाल उसे अपने से दूर कर रहा था। आलिया एकदम से निहाल के गाल पर किस कर देती है, बहुत तेज गुस्सा आता है, वह उसे अपने ओर से झटक देता है। वो फिर से आगे जाकर उसकी गर्दन से लिपटते हुए, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो कहकर उसके गर्दन पर अपना होंठ रख देती है। निहाल उसे अपने आप से दूर करता की निष्ठा जो ये सब देख रही थी, इससे बहुत तेज गुस्सा आता है। वह तैयार होकर बाहर आती है कि तभी उसे आलिया की बातें सुनाई देती है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वह उसे नशे में झूलते हुए भी देख रही थी, लेकिन जब उसने दोबारा निहाल की करीब उसे देखा तो वह गुस्से को और संभाल नहीं पाए और उसके पास आ जाती है और वह आलिया के हाथ को पकड़कर उससे दूर करके उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे आलिया का सारा नशा एक झटके में उतर जाता है और वह अपने सामने खड़े निष्ठा को घूरती है। निहाल निष्ठा को देख रहा था। निहाल निष्ठा का ये रूप देखकर थोड़ा हैरान था, उससे भी हैरान निष्ठा की बातें सुनकर। निष्ठा आलिया को गुस्से से घूर के उंगली दिखाते हुए, तुम उनसे दूर रहो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह तुम्हारे पास अनकंफर्टेबल है और तुम क्यों उनके पास आती हो? तुम जानती हो कि वह तुमसे प्यार नहीं करते। और फिर निहाल के हाथ को पकड़ और मेरे और निहाल के बीच में आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे है। आलिया चिल्लाते हुए उसे देखते हुए, नहीं वो मेरा है, मैं उसे तुमसे छीन लूंगी। तुम तो उसकी बात को बीच में रोकते हुए निष्ठा उसे पर चिल्लाती पर बोली, तुम बिल्कुल चुप रहो और मेरे निहाल के बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम उसकी दोस्त भी हो। कहकर वह गुस्से से निहाल को लेकर अंदर कमरे की ओर चली जाती है और तेज आवाज से दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजे से टक्कर खड़ी हो जाती है। निहाल जाकर बेड पर बैठ जाता है और हंसने लगता है। वह बेड पर ही हंसते हुए लोटपोट हो जा रहा था। निष्ठा उसे घूर रही थी। निहाल उसे देखकर हंसते हुए, निष्ठा वाह, उसका मुंह बंद कर दिया, तुमने बहुत अच्छा किया, उसे बहुत अच्छा जवाब दिया, उसका दिमाग खराब हो गया है। तो निष्ठा कुछ नहीं रहती, वह निहाल के पास आ जाती है और उसके पास से बैठ जाती है। निहाल के चेहरे को देखकर वो उसके गाल को रब करती है, जैसे वह कुछ साफ कर रही थी। निहाल देखता है उसके गाल में लिपस्टिक के निशान थे, शायद जो आलिया के होठों से निहाल के गालों पर लगा था, और निष्ठा को देखता निष्ठा उसके गाल पर अपना होंठ रख देती है और उससे एक सॉफ्ट किस करती है, जिससे निहाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। हाँ, निष्ठा को जेलोसी हो रही थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई और लड़की निहाल के करीब आए, क्योंकि उसे जितना पता था कि निहाल को पसंद नहीं उसकी करीब कोई आए, और उसने भी कभी किसी लड़की को उसके करीब नहीं देखा था। जब भी देखा उससे जलन होती थी और आज भी वही हुआ। वह निहाल के गाल से दूर होकर उसके गले की तरफ देखती है और अपने सर झुकाकर उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। उसके ये करते ही तो मानो निहाल की दुनिया ही थम गई हो, वह तो सांस लेना ही भूल गया था। वह बेचारा, आज उसे लग रहा था कि उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे निष्ठा की हो जाती है। उसकी हरकतों पर निष्ठा उसके चेहरे को देखते हैं और अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल मुस्कुराकर अपने हाथ बढ़ाकर उसके गर्दन को पीछे से थाम लेता है और अपने चेहरे को उसकी तरफ करके उसके होंठ पे अपना होंठ रख के उसे सक करने लगता है और उसे लिए ही बेड के ऊपर लेट जाता है और अपने उंगलियों को उसके उंगलियों में उलझा देता है।
निहाल उसे किस कर रहा था, निष्ठा भी उसे किस कर रही थी। दोनों की किस बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी आज, क्योंकि निष्ठा के मन में अभी भी जेलोसी थी, जिस वजह से वह इस वक्त कुछ और नहीं सोच रही थी और उसे किस कर रही थी। और निहाल तो उसके प्यार से ही पागल हो जाता था और निष्ठा के किस करने से तो उसकी बॉडी अलग ही हिट कर रही थी और वह उसके होठों को बस चूमे में ही जा रहा था। उसे किस करते हुए वापस से उसके साड़ी के पिन को निकालकर उसके साड़ी को सीने के ऊपर से हटा देता। निष्ठा को भी एहसास नहीं हुआ कि कब उसके साड़ी का पल्लू उसके बदन से गिर गया। निहाल अपने हाथों से उसके कमर पेट को सहला रहा था। निष्ठा की सांस गहरी हो रही थी उसकी हर कदम से। निहाल उसके चेहरे से दूर हो जाता है और उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेता, अपने आगे बंद कर लेती और उसे पलटकर अपने ऊपर ले पाता। निहाल उसे अपने ऊपर लेटाता है और उसके चेहरे को देखा। निष्ठा उसे ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। निष्ठा को शर्मा रही थी, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके ऊपर से उठने की कोशिश करती है कि एकदम से उसके ऊपर ही गिर जाती है, क्योंकि एक तो निहाल ने उसके कमर को थामा हुआ था, दूसरे उसका लॉकेट उसके बटन में उलझ गया था। वह फिर से उठने लगी कि फिर से उसके ऊपर आ जाती है। निहाल गहरी सांस लेते हुए, जान मारने का इरादा है क्या? अगर कहो तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, ये जुल्म मत करो मुझ पर। तो निष्ठा अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वह क्या करे, उसका चैन अटक गया, उसकी क्या गलती है? निहाल धीरे से उसके चैन को अपने बटन से निकलता है और फिर उसे पलटकर अपने साइड में सुलाकर अपने हाथों से उसकी कमर को सहलाता है। उसकी बॉडी सीवर कर रही थी। निहाल की मदहोश नजरें उसके सीने पर थी, क्योंकि निष्ठा के साड़ी उसके बदन पर नहीं था जो उसके उभारों को छुपा सके और उससे ज्यादा मनमोहक लग रही थी, जो निहाल को उसके और आकर्षित कर रहा था और वह नजरों को उसके ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। जो निष्ठा भज नोटिस कर रही थी, वह अपना सर नीचे करके अपनी आंखें बंद कर देती है। उससे लगा कि निहाल आगे बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था और उसने भी अपने दिल को थाम लिया था। उसे आयु की बातें याद आ रही थी। आयु ने उसे समझाया था कि निहाल बहुत अलग है सबसे, अगर वह खुद उसे अपनी तरफ नहीं आने देगी तो वो कभी उसके करीब नहीं आएगा। हाँ, वह भले ही उसे हमेशा सेम तरीके से प्यार करेगा, लेकिन उसके बिना मर्जी से कभी भी उसे टच तक नहीं करेगा। वो तभी आयु को कोई जवाब नहीं देती उसे। निष्ठा अपनी आंखें खोल लेती है, वो निहाल को देखती है। वो उससे दूर जा रहा था। वो अपनी धड़कनों को थामकर अपने हाथों को पकड़ लेती है, जिसके साथ निहाल उसे देखता। जो उसके नजरों को एकटक देख रही थी, तो वो ऊपर उठकर उसके चेहरे को थामकर अपने होठों को उसके करीब कर लेती है। उसका ये स्टेप निहाल को बेकाबू करने के लिए काफी था। वह उसके होठों पर किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़ा और उसे बेतहासा चूमने लगा। वो जोर से किस करते हुए उसके सीने से ब्लाउज को निकालकर फेंक देता है। निष्ठा की सांस रुक गई उसकी हरकत से, लेकिन वह भी अभी मदहोश थी। वो करीब 20 मिनट कंटिन्यूअस उसे चूमे जा रहा था, जिस वजह से निष्ठा की सांस रुक गई थी। निहाल उसे दूर हो जाता है। निष्ठा गहरी गहरी सांस ले रही थी। निहाल की नजरें उसके बदन से हट ही नहीं रही थी, वह उसे देखे जा रहा था। निष्ठा बुरी तरीके से शर्मा रही थी। वह अपने हाथों से अपने आप को कवर कर देती है। उसका चेहरा अभी शर्म से लालता जिस महसूस करके निहाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह अपने कुर्ते को ही झटके से निकाल देता है, वापस निष्ठा के ऊपर आ जाता है। निष्ठा की नजर ना चाहते हुए भी निहाल के 8 पैक आबस पर जाती है, जिसे को देखते रह जाती है। उसे एहसास नहीं होता कि कब अपना हाथ निहाल के और बढ़ा देती है, उसके सीने और उसके एबस को टच करने लगती है। निहाल के चेहरे पर एक चमक थी उसकी हरकत से। निहाल उसके दोनों हाथों को थामकर बेड के ऊपर अपनी एक हाथ से पकड़कर उसके उभारों को देखने लगता है, जिससे निष्ठा का चेहरा बहुत लाल हो जाता है। निहाल अपना हाथ उसके गर्दन के पास चलाते हुए उसके सीने तक ले आता है, जिससे सुकून कसमसा रही थी, लेकिन निहाल को बहुत मजा आ रहा था। अपने हाथ में उभारों को भरता और उसके उभारों को प्रेस कर देता और उसे अपने हाथों से सहलाता, जिससे निष्ठा की बॉडी भी एक पल में रेड हो जाती है। उसके टच से उसका रिएक्शन को देख पा रहा था, वो सिहर रही थी। उसके सांसें तेज और उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे ना सह पाकर निहाल अपना होठों को वहां पर रख देता, जिसके साथ ही निष्ठा एकदम से कसमासा जाती। निहाल उसे अपने मुंह में भरकर शक करने लगा और उसने निष्ठा के हाथ को छोड़ दिया और उसके दूसरे ओभर को सहलाने लगा। निष्ठा को जब यह एहसास हो रहा था, लेकिन निहाल काफी सॉफ्टली उसके साथ वह सब कर रहा था। निष्ठा अपनी बेचैनी को संभालने के लिए अपने हाथों की पकड़ निहाल के पीठ पर कर देती है और अपने हाथों से उसके पीठ को खरोचने लगती है। वह बेचैन हो रही थी। निहाल धीरे धीरे थोड़ा बेसब्री हो रहा था और उसका बिहेवियर भी थोड़ा डेस्परेट हो रहा था, जिस वजह से निष्ठा के मुंह से मदहोशी और दर्द से आह निकल गई और ना चाहते हुए भी उसने निहाल का नाम ले लेती है।
उसकी आवाज इतनी मदहोश भरी थी और साथ ही साथ उसका नाम निहाल को तो रोकने के लिए अभी कोई चीज ही नहीं थी, जैसे पूरी तरीके से बेकाबू से बेसब्री से उससे बाइट कर रहा था उसे निष्ठा की मुंह से वह आवाज से अपनी नाम जो वह बार बार उसे रोकने के लिए कह रही थी। निहाल बेकाबू हो रहा था को अपने हाथों को उसके कमर के पास लेकर उसके साड़ी को पूरी तरीके से निकाल कर फेंक देता है और अपने हाथों से उसके कमर को सहलाते हुए उसके पेट के पास आ जाता है और उसके पेट पर भी बेतहासा किस करने लगा, उसकी कमर को भी वाइट करने लगता। उसके कमर पर बंद हुए डोरी को जैसे ही खोलने लगा कि निष्ठा को बहुत ज्यादा डर लगा, वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और अपना सरना में हिला देती तो निहाल अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता और सीधे वहां से उठकर बाथरूम के अंदर चला जाता। निष्ठा बहुत ज्यादा डर गई थी, क्या निहाल सच में बहुत ज्यादा नाराज हो गया है, क्योंकि निहाल की आंखें बिल्कुल लाल थी। वह खड़ी होकर जल्दी जल्दी से साड़ी पहन लेती और बेड पर बैठ जाती। निहाल करीब आधे घंटे बाद शावर लेकर आता है, वो इस वक्त सिर्फ पैंट में था, उसने शायद कपड़े पहले ही मंगवा लिए थे। निष्ठा बेड पर बैठी हुई थी, निहाल जाकर वहां पर लेट जाता और अपनी आंखें बंद करके उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा देता कि निष्ठा उसके सीने से लग जाती है। निहाल उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ओके बेबी आई एम हैप्पी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। फिर उसके कानों धीमे धीमे आगे बढ़ने का मजा कि कुछ और है कहकर अपनी पकड़ मजबूत करके अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह निहाल निष्ठा जल्दी उठकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। निहाल जाने के लिए रेडी हो चुका था, उसने 3 पीस बिजनेस सूट पहन लिया, वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। निष्ठा रेडी हो रही थी, निहाल अपनी मॉम के पास जाता है जो हाल में ही वह उन्हें टाइम देते थे। मॉम देखता नम्रता जी खड़ी होकर मुस्कुराते हुए, अब इसकी आदत किसी और को डलवा लो, तो वह मुस्कुराते हुए अपने मॉम के कंधे पर हाथ रखकर, जब तक मेहू अप ही करेंगे और कोई नहीं। तो नम्रता जी उसके कान को खींचते हुए, बदमाश निष्ठा कहाँ है। तभी उनकी नजर ऊपर जाती है निष्ठा पर। निष्ठा एक बहुत खूबसूरत से व्हाइट कलर की पटियाला पहनकर नीचे आती है, उसके रंग बिरंगी दुपट्टा उसे पर वह काफी प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों को खूबसूरत से बंधा हुआ था, आंखों में हल्की काजल, चेहरे पर फ्रेशनेस, सुबह उठने की वजह से उसके चेहरे पर काफी फ्रेशनेस थी और काफी प्यारी लग रही थी। नम्रता जी उन्हें देखकर मुस्कुरा देती है कि तभी उनकी नजर निष्ठा के गले पर पड़ती है, उन्हें कुछ निशान दिखते हैं जिससे वह एक नज़र निहाल को देखते हैं। निहाल कंफ्यूज था, लेकिन निष्ठा को देखकर वह सब समझ गया, लेकिन निष्ठा ने शायद ध्यान नहीं दिया था या ध्यान दिया था, लेकिन नीचे उतरते हुए उसके दुपट्टा नीचे हो गया, जिस वजह से उसके गले में बने लव बाइट दिख रहे थे। निष्ठा उनके पास आ जाती है, नम्रता जी उसे देखते हैं और उसके दुपट्टे को सही करते हैं। निष्ठा समझ नहीं पाती, लेकिन उसकी नज़र निहाल पर पड़ती है और निहाल इस राह से समझा देता है कि निष्ठा का चेहरा लाल हो जाता है डर और घबराहट से। नम्रता जी उसे देखते जुए सर सहलाते हुए फिर निहाल को घूरते हैं, उसके कान को पकड़कर मारते हुए, निहाल ये क्या हरकत है। निष्ठा अब तो वहां से भाग गई, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह वहां से अपने दोस्तों के पास चली जाती है और वहीं पर उन सबके बीच छुपकर बैठने की कोशिश करती है। सबसे पूछते हैं वो कहाँ की, उसने बता दिया कि थके होने के कारण वो सो गई थी। निहाल उसे घूरते हुए मन में ही बोला, ये सब उसकी वजह से हुआ है, अपने मॉम को क्या जवाब दूंगा। वह अपनी मॉम को विचार शक्ल बनाकर देखा था। नम्रता जी उसे कुछ नहीं कहती, बस अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। वहीं गृह प्रवेश की विधि शुरू हो गई थी और दुल्हन की गृह प्रवेश होती है। वह कलश को अंदर गिरकर अंदर आती है, कुमकुम की थाली पर पैर रखती है, हाथों में भगवान जी के मंदिर पर लगाती है। फिर उन लोगों की रस्म शुरू होती है जिसमें एक दूध का पतीला था होगा और जिसमें रिंग होगी, और जिसको पहले रिंग मिलेगा शादी में उसकी ही बात मानी जाएगी। सब लोग रस्में एंजॉय कर रहे थे। जहां निहाल निष्ठा को घूर रहा था, वहीं निष्ठा उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वह उदास तो थी निहाल के जाने पर, लेकिन अभी उसके नजरों को वह सह नहीं पा रही थी। वही सब लोग एक दूसरे को देखकर छेड़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बहुत अच्छा माहौल था। वही रस्म हमारी दुल्हन प्रीति जीत गई, जिसके साथ ही सब लोग जोरों से हूटिंग करने लगे। रानी जी दुल्हन को रेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि रस्मों की वजह से वह काफी थक गए थे, और सब लोगों को भी सोने के लिए कहते हैं। नम्रता जी भी सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी काफी नींद आ रही थी और वह भी थक गई थी। सब लोग भी धीरे धीरे जा रहे थे। वह निष्ठा को देखते हैं, वो उसे अपने पास बुलाती है। निशा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, मना तो नहीं कर सकती। वो उनके पास जाते हैं कि नम्रता जी उसे देखते हुए, तुम निहार को खाना खाकर भिजवा देना, वह फ्लाइट में नहीं खाएगा कुछ, मैं जा रही हूँ सोने। तो वो अपना सर हमें हिला देती है और निहाल के माथे को चुनकर नम्रता जी वहां से चली जाती है। सम्राट जी भी उसे अपना ख्याल रखने के का कर चला गए थे। निष्ठा अपने हाथों में प्लेट लिए निहाल के पास आ जाती है। निहाल उसे देखकर, सुबह सुबह कौन खाता है निष्ठा तुम्हें, मॉम ने कहा ना ये करने के लिए, तो वह मुस्कुराती भी अपने
सर हम मिला देती है, फिर अपने हाथों से ही रोटी सब्जी लेकर उसके मुंह के आगे करती है। निहाल उसके चेहरे को देखा है और उसके हाथों से खा लेता है, जिस निष्ठा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह धीरे धीरे उसे खिला देता है। निहाल तो उसे ही देख रहा था, उसे 2-3 दिन नहीं देख पाएगा ना, और उससे अगर ज्यादा लेट हो गया तो उसका गुस्सा ये सब सोकर ही उसे जाने का मन नहीं हो रहा था। निहाल और निष्ठा दरवाजे के पास आ जाते हैं। निहाल की गाड़ी रेडी थी, वह जाने के लिए रेडी था। निष्ठा के आंखों में आंसू थे, वो उसे जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करें। निहाल उसके हाथ को थामकर उसके हाथों पर किस करते हुए, जानना ध्यान रखना और शरारत मत करना। तो निष्ठा उसे घूरते हुए बोली, आप अपने ध्यान रखिएगा, टाइम पर खाना खाएगा, ज्यादा ठंडा पानी मत पिएगा, आपको सर्दी लग जाएगी। निहाल उसे देखते हुए, ओ तुम तो बिल्कुल एक संस्कारी बीवी की तरह मेरा ख्याल रख रही हो, यही तो हम शादी कर ले। नहीं नहीं रुको, चलो तुम मेरे साथ बैंकॉक चलो, वहां पर हम शादी भी कर लेंगे और फिर उसके कान के करीब जाते हुए हनीमून भी मना लेंगे, कल जो अधूरा रह गया था उसे पूरा भी कर लेंगे। तो निष्ठा के कान गर्म हो जाते हैं उसकी बातें सुनकर। वो अपनी लालिमा को छुपाते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करते हुए, कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए, अपना ध्यान रखिए, और वैसे भी मुझे आपसे बात नहीं करनी, पहले आप जल्दी आइए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। तो निहाल उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए उसके माथे को चूमते हुए, जल्दी आ जाऊंगा, नाराज मत होना मुझसे, बस तुम ओके। वो मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी से मुस्कान दे देती है। तो निहाल मुस्कुरा के उसके गाल को चूमते हुए, जाने का मन नहीं हो रहा है। निथा उसे रोकने हुए, क्या कर रहे हैं। निहाल फिर से उसके दोनों गालों को चूमते हुए, फिर उसकी नज़र उसके लिप्स पर जाती है। निष्ठा अपनी आंखों से उससे मना करती है, लेकिन निहाल नहीं रुकता, उसे इस वक्त जो चाहिए वह चाहिए, वैसे ही उससे दूर रहेगा। तो अभी वह बिल्कुल भी निष्ठा की बात नहीं सुनता। वो उसके होठों को कंटिन्यूअस 5-10 मिनट कीस करके, उसके होठों को बुरी तरीके से सुजाकर बाइट करके, उसकी होठों से दूर होकर अपने थंब से उसके लिप्स को रब करते, वही तो मैं सोचूं, तुमने मुझे आज सुबह स्वीट डिश क्यों नहीं दी, अब हो गया और तुमने गुड लक भी कह दिया। निष्ठा कुछ नहीं रहती, वह उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथों से लगाते हुए, जल्द ही आना। निहाल कार में बैठ जाता है। निष्ठा ऊपर आ जाती, उसकी आंखों में आंसू थे, सब सोए गए थे, जिस वजह से वह भी जाकर सो गई थी। उसने आज सुबह आलिया को नहीं देखा, वह उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि कल उसने जो भी कुछ कहा उससे बुरा लेगा, लेकिन वह ज्यादा नहीं सोचती। वही आज का दिन ऐसे ही निकल गया, क्योंकि सब लोग थके हुए थे और रस्म सब खत्म हो गई थी। शाम में उठकर सब लोग खाना बनाने के लिए इंतजाम करने लगे, बातें बातें कर मौज मस्ती कर दिन बिता रहे थे। निष्ठा नम्रता जी पूछती है तो उसे पता चलता है कि दीप और आलिया सुबह सुबह ही घर वापस चले गए और आउट ऑफ इंडिया भी शायद चले गए होंगे, उनकी फ्लाइट थी 9 बजे। निष्ठा को बुरा लगता, क्योंकि वह चली गई और उसने उसे सॉरी नहीं कहा। उसके दिल में हाथ थोड़ी सी परवाह थी उसके लिए, क्योंकि वह भी जानती थी कि आलिया बुरी नहीं और वह निहाल से बहुत प्यार करती है। निष्ठा कल रात जेलस हो गई थी, उसे एहसास था कि एक तरफा प्यार कितना ज्यादा दर्द देता है। उसने ये दर्द खुद भी सहा था कुछ पल के लिए, और निहाल ने भी सहा था, और उसने देखा भी आलिया के दर्द को, लेकिन वह क्या कर सके, वह अपने प्यार को किसी के साथ नहीं दे सकती, इतनी भी महान नहीं थी और हो भी नहीं सकती। निहाल थोड़ी ना छोड़ देता है। ऐसे ही दिन निकल गया। निहाल ने अपनी मॉम को बता दिया था, उसने निष्ठा का फोन ट्राई किया था, लेकिन उसके फोन चार्ज नहीं था, जिससे उसे निष्ठा की बात नहीं हो पाई। हाँ, निहाल थोड़ा बेचैन था, लेकिन नम्रता जी ने कह दिया था कि वह ठीक है और उदास नहीं है अभी। आज का दिन जैसे तैसे चला गया। अगली सुबह सब लोग उठकर बैठकर हल में बातें कर रहे थे। निष्ठा और बाकी सब भी उठ गए थे। नम्रता जी कहीं जाने वाली थी। निष्ठा जो आलिया और बाकी सब लोगों के पास से बैठी हुई थी, वह जब नम्रता जी को कहीं जाते हुए देखते हैं तो वह उनके पास जाते हुए, आंटी आप कहीं जा रही है। तो नम्रता जी उसे देखकर, हाँ मैं यहीं पर ही पास एक आश्रम है वहां पर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम चलोगी मेरे साथ। तो वह अपना सर हमें हिला देती। आश्रम तो उसे बहुत पसंद है, उसके चेहरे पर चमक देखकर नम्रता जी भी समझ जाती है, वह उसे अपने साथ ले गई। आश्रम इतना पास नहीं था, उन्हें 1 घंटा लग गया पहुंचने के लिए, और कोई नहीं आए थे वहां पर, सिर्फ नम्रता जी और निष्ठा ही गए थे। निष्ठा ने खूबसूरत सी लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी, बहू एक बाबी डॉल जैसी लग रही थी उसे, बेबी पिंक कलर की फ्रॉक में वह जब आश्रम जाती है और वहां पर क्यूट क्यूट बच्ची के देखती है, बच्चों के साथ खेलती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चों के साथ खेल रही थी और कुछ ही पल में उन सब के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई। वहां पर नम्रता जी ऑफिस में जाकर कुछ काम करते हैं, यह उन्हीं का ही आश्रम है, उन्होंने बहुत जगह अपने आश्रम खुले रखे हैं और यहाँ उनका एक आश्रम है।
नम्रता जी एक औरत के साथ बाहर आती है और वह सब जगह को देखती है। वो इंस्पेक्शन कर रही थी कि सब ठीक से हो रही है कि नहीं, और वह लेडी इन सब की इंचार्ज थी। वह लोग घूम रहे थे कि उनकी नज़र गार्डन में निष्ठा और उनके साथ खेल रही बच्चों पर जाती है। नम्रता जी निष्ठा को देखकर मुस्कुरा देती है। वह इंचार्ज जब नम्रता जी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो वह उन्हें देखते हुए, शायद आपके साथ वह आई है, तो वह मुस्कुराते हुए, हाँ वह मेरी बहू है। तो वह इंचार्ज उसे कंफ्यूजन से देखने लगे तो वह मुस्कुराते हुए, मेरे होने वाली बहू। तभी वहां पर एक जीप आकर रुकती है और सीधे गार्डन एरिया के पास आकर रुकती है, जिस निष्ठा और वह सब बच्चे एकदम से डर जाते हैं। सब लोग पीछे हट जाते हैं। नम्रता जी के चेहरे पर कुछ अलग भाव आ जाते हैं। वह आगे आ जाते हैं। वह उन सब लोगों को देख सकती थी। वो इंचार्ज बोली, वो मैडम, मैं उनके बारे में ही बता रही थी। यह यहाँ के लोकल गुंडे हैं, यहाँ आकर बच्चों को परेशान करते हैं। हमने कितनी बार कंप्लेंट की है लेकिन इनके बात कोई नहीं सुनते। हम आपको बुलाने ही वाले थे और आप आ गई, प्लीज आप उनको समझाइए। नम्रता जी उनके सामने आकर हाथ फोल्ड करके उन्हें घूरते हुए, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मेरा प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आश्रम है, आपको दिखाई नहीं देता। एक आदमी जिसके कपड़े बहुत चपी टाइप थे और वह काफी ज्यादा बदतमीज किस्म का लग रहा था, वह अपने होठों से सिगरेट को सुलगा कर अमृता जी को देखते हुए, हाँ हाँ, तो हमने कब कहा ये सब हमारे बाप की है, हाँ तुम्हारी ही है, लेकिन यहाँ पर राज तो हमारा चलेगा। यह आसपास का एरिया हमारे नाम पर चलता है। अगर यहाँ पर आश्रम चलानी है तो हमें हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो निकलो अपने बोरिया बस्तर को लेकर, कहकर, नहीं तो हम उन्हें अपने पास ले जाएंगे। वह सब लोगों को देखते हैं। नम्रता जी उसे आदमी के गाल पे थप्पड़ लगाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे लेजर में बात करने की, भी तुम जानते नहीं हो हमें। तो वह आदमी नम्रता जी को धक्का देते हुए, ओ मैडम चली आए कहाँ से, तुम नहीं जानती हमें। निष्ठा ये सब देखकर परेशान हो गई और वह जल्दी से नम्रता जी को संभाल लेती है। नम्रता जी ने अपने साथ ना ही बॉडीगार्ड लाया, नहीं किसी और को, उन्हें नहीं पता था यहाँ पर जो कह रहा है, लेकिन अभी उन्हें फिक्र हो रही थी। वो आदमी सीधे नम्रता जी के सर पर गन पॉइंट करते हुए, बहुत ज्यादा सानी बन रही है, तुझा तो आज निपटा ही देता हूँ, उसके बाद तो ये पूरी जगह मेरी हो जाएगी ना, कह के वह सब हंसने लगे और वह आदमी उसके सर पर बंदूक रखता नम्रता की वैसे ही खड़ी हुई थी। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी लेकिन निष्ठा की हालत खराब हो रही थी। वो उन्हें पकड़ते हुए, आंटी प्लीज, फिर उन लोगों को देखकर, प्लीज आप कुछ मत कीजिए प्लीज। उनकी नज़र निष्ठा पर जाती है और उन्हें देखकर वह सब पागल हो जाते हैं। वह उसे ऊपर से नीचे देखते हैं और उसे देखते हुए ही एक आदमी उसे हाथ से पकड़कर खींचकर अपने करीब करते हुए, अरे उन आंटी को छोड़ो, इसे पकड़ो, भला की खूबसूरत है ये। जिस आदमी ने गन थामा हुआ तो उसकी नज़र भी निष्ठा पर जाती है और वह उसकी खूबसूरती को देखकर तो खो ही जाता है। वो नम्रता जी के माथे से गन हटाकर अपने पॉकेट में रखते हुए फिर नम्रता जी को देखकर निष्ठा अपने करीब करके उसके कमर को जा करते हुए, ये हमें बहुत पसंद आए, अगर तुम चाहते हो कि इस जगह पर अपने आश्रम चलाओ तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो यह आश्रम भी जाएगा और ये लड़की भी। उनकी बात सुनकर नम्रता जी को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह उसे आदमी के गाल पर फिर से एक थप्पड़ मारते हुए निष्ठा को खींचकर उनसे दूर करते हुए उन्हें उंगली दिखाते हुए, छूने की कोशिश भी मत करना मेरी बेटी को। निष्ठा नम्रता जी के चेहरे को देखती हैं जो गुस्से से लाल हो गए थे। वह आदमी गुस्से से नम्रता जी को घूरते हुए उसके ऊपर अपना हाथ उठाने ही वाला था कि निष्ठा उनके हाथ को पकड़ लेती है। वह उसके हाथ को झटकते हुए उसे उंगली दिखाते हुए, बिल्कुल भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। वह आदमी बोला, क्या तुझे हाथ लगाऊं, हाँ तुझे बुरा तो लग रहा होगा ना, इतनी खूबसूरत हसीन होने के बावजूद भी मैंने तुझे अब तक हाथ नहीं लगाया, कहकर वह अपना हाथ ले आता है कि निष्ठा उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। अपने गाल पर हाथ रखकर, तुम दोनों ने मुझे समझा क्या है, दोनों ही मुझे थप्पड़ मारे जा रहे हो, तुम्हें तो मैं। अपनी आदमियों को इशारा करता है जो जाकर नम्रता जी और निष्ठा को पकड़ लेते हैं, जिससे वह दोनों ही थोड़ी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। निष्ठा तो बहुत ज्यादा ही डर जाती है। नम्रता जी की तरफ गन पॉइंट करते हुए वो आदमी बोला, तुझे यहाँ पर कोई बचा नहीं सकता और इसके बाद ये प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी और लड़की तो वैसे ही मेरी हो जाएगी। निष्ठा की आंखों में दारा जाता है, वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने अपने माँ का उसने कहीं भी नहीं देखा, लेकिन नम्रता जी में उसे अपनी माँ दिखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही गन चलाने वाली थी कि एकदम से निष्ठा उसे आदमी से पूरे ताकत से दूर हो जाती है और आकर नम्रता जी के सामने खड़ी हो जाती है, जिससे वह गोली जो नम्रता जी को लगने वाली थी सीधा निष्ठा के कंधे पे लग जाती है। निष्ठा के मुंह से तेज चीख निकल जाती है। हाँ, निशाना बराबर था लेकिन निशानी रोकने वाला वहां पर कोई आ गया था।
वो उस आदमी के हाथ को पकड़े एक आदमी खड़ा था। ये था देव, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा। देव गोयल एक स्टूडेंट के साथ साथ वो चैरिटी भी करता था, जिस वजह से आज वो यहाँ पर आया था अपनी माँ के श्राद्ध के लिए कुछ दान करने, और आज ही उसे ये सब सिचुएशन मिल गई और वह हेल्प करने के लिए आ गए। उसे किसी का डर नहीं होता क्योंकि उसके पापा सब कुछ हैंडल कर लेते। वह भी अपने पापा के सब काम को हैंडल करता, लेकिन साथ ही साथ अपने मॉम की आखिरी ख्वाहिश उनके नाम पे चाटी करता। जहां वह सब लोग उसे आदमी को देखकर डर गए और वहां से भाग गए क्योंकि वहां पर देव की बहुत ज्यादा चलती थी और वहां का लोकल गुंडे भी उससे डरते थे। देखने एक तरफ पुलिस को कॉल कर दिया था, दूसरी तरफ निष्ठा के लिए एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था। और वह जैसे ही निष्ठा को देखा है जो नम्रता जी के गोद में बेहोश थी, नम्रता की निष्ठा के चेहरे को सहलाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। निष्ठा के कपड़े खून से लटपट थे, जिसे देखकर नम्रता जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी निष्ठा की। उन्हें निहाल की बात याद आ जाती है। निहाल में जाने से पहले उन्हें कहा था कि माँ, मेरे आने तक मेरी निष्ठा का ध्यान रखना। आप नहीं जानते वह बहुत ज्यादा पागल है, उसे अपना ध्यान रखना नहीं आता, प्लीज आप उसे संभाल लेना। वो निष्ठा के चेहरे को सहलाते हुए, निष्ठा तुम्हें उठो, प्लीज उठो। तभी देव उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, गोली बस छू के निकली है, वह ठीक है, बस बेहोश हो गई है, मैंने एम्बुलेंस बुला दिया है। तो उनकी नजर देव पर जाती है। अन्मा पेरी की मात्रा, तप्या की मात्रा जी अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हैं। एक स्टाइलिश लड़का दिखने में हैंडसम, चेहरे पर अलग ही निखार, चेहरे पर स्माइल, और वह एक पल के लिए निष्ठा के चेहरे को देखकर उसमें ही खो गया। उसने निष्ठा को नहीं देखा था क्योंकि वह परेशान था एम्बुलेंस बुलाने के लिए और साथ ही साथ उन लोगों को पुलिस के हवाले करने के लिए। एम्बुलेंस आ गए और वो लोग भी निष्ठा को लेकर अस्पताल के लिए चले गए। वहीं रास्ते में नम्रता जी ने फोन करके सबको कह दिया था और वह लोग 15 मिनट के अंदर ही सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जहां ऑपरेशन थिएटर के अंदर निष्ठा थी। क्योंकि गोली छूकर भले ही निकली थी, लेकिन फिर भी गोली थी ना, उसे ऑपरेट किया जा रहा था। उसका काफी खून बह गया था, उसका खून भी चढ़ाया गया। नम्रता जी के आंखों में आंसू थे। देव उन्हें समझा रहा था, वह काफी फ्रेंडली लड़का था और वह नम्रता जी को बहुत अच्छे से समझा रहा था। वह भी परेशान था निष्ठा के, लेकिन उससे नहीं लगा था कि निष्ठा की हालत इतनी खराब होगी। उसे लगा था कि गोली छूकर निकलने की वजह से वह ठीक होगी, बेहोश हो गई होगी, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी। तभी भागती हुई सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सम्राट जी थे, कृष, यश, ऋषि और उसके साथ साथ आयु, तारा, सिया। वह तो रो रो कर बुरा हाल कर दिए थे। सम्राट जी को देखकर नम्रता जी भागकर उनके गले लग जाती है। उनके कपड़े पर खून लगा था, जिन्हें देखकर सम्राट जी भी डर जाते हैं। वह रोते हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर इशारा करते हुए बोले, निष्ठा। उनके ये कहते ही कृष का फोन बजता है और वह जैसे ही फोन में फ्लैश हुए नाम को देखता है, वह क्या कहे कुछ समझ नहीं पता। कृष अपना फोन चेक करता है, उसे निहाल ने कॉल किया था। वह फोन रिसीव करने की हालत में नहीं था, वह फोन वापस पॉकेट में रख लेता। सब लोग परेशान हो गए थे कृष्ण नम्रता जी को देखते हुए, पर आंटी यह सब हुआ कैसे और निष्ठा, उसे गोली लगी कैसे? नम्रता जी तो रो रही थी, कुछ कहने की हालत में नहीं थी। देव वहां पर आता है, देव को सब लोग देखते हैं। देव बताता है कि उसने क्या क्या देखा और उसे जितना पता था सब इतना तो जान जाते हैं कि गुंडों ने ये सब किया था और नम्रता जी को बचाने से निष्ठा की ये हालत हुई थी। सब लोग वहां पर बैठे हुए सब काफी परेशान थे, सबके फोन बज रहे थे। सबके फोन में बस एक ही शख्स का नाम था जिसे कोई रिसीव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि वही देव। सबको ऐसे देख रहा था कि वह काफी कंफ्यूज था, ये सब किसके फोन को इग्नोर कर रहे हैं। तभी फिर आयु का फोन बजता है, वह कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से निहाल परेशान होते हुए बोला, आयु मेरी जान ठीक है, तूने फोन उठा लिया? यहाँ पर तो कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। और मेरी निष्ठा कहाँ है? मॉम को मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, प्लीज जरा मुझे वीडियो कॉल करना, वो कहाँ है? मुझे निष्ठा को देखना है। आयु के आंख में आंसू आ जाते हैं, उसके बातें सुनकर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। ऋषि उसके कान से फोन लेकर अपने कान पर रखता है तो उसे निहाल की आवाज सुनाई देती है, आयु तो वीडियो कॉल कर दो, नहीं तो मोम को दे, मैं उनसे पूछता हूँ वह कहाँ है, उन्होंने मुझे कहा था वह मुझे उससे बात करवा देंगे। हेलो, तू सुन रही है? मुझे उससे बात करनी है। और वह लड़की फोन स्विच ऑफ करके बैठी है तो दूसरी तरफ से उसके कानों में ऋषि की आवाज आती है। ऋषि अपने आप को संभालते हुए, निहाल वह आयुष शायद फोन यहाँ छोड़कर नीचे चली गई है और वह सब अभी थोड़ी बिजी है क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ कहकर कॉल कट कर देता है और निहाल की बातें भी नहीं सुनता। निहाल वहां पर बहुत बेचैन था, वह मीटिंग से अभी भी लौटा था लेकिन वह काफी परेशान लग रहा था। लेकिन दूसरे मीटिंग होने के कारण वह ज्यादा नहीं सोचता और सोचता कि है कि शायद सच में सब बिजी होंगे क्योंकि शादी का माहौल था और वह अपनी मीटिंग के लिए चला गया।
वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटे बीत गए थे, सब लोगों की आंखों में नमी थे और सब लोग बस बेबस नजरों से उसे डोर को देख रहे थे। कुछ घंटे बाद निष्ठा का ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर बाहर आते हैं कि नम्रता जी और सम्राट जी भागकर उनके पास जाते हैं। नम्रता जी डॉक्टर को देखते हुए, कैसी है वह, ठीक है ना? डॉक्टर उन्हें देखते हुए अपने चेहरे पर परेशानी का भाव लाते हुए, काफी क्रिटिकल था, क्योंकि अगर गोली छूकर नहीं निकली होती तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाते। बहुत कमजोर थी वो पहले से ही, और अभी वह और ज्यादा कमजोर है। आप प्लीज उनका ध्यान रखिए, क्योंकि वह बहुत कमजोर है और विटामिन कैल्शियम कुछ भी नहीं है उनमें। इतनी कमजोर कैसे हैं वह? आप सब उनका ध्यान नहीं रखते क्या? बहुत ज्यादा वीक है, उन्हें काफी प्रोटीन की जरूरत है। प्लीज उनका ध्यान रखें और मेडिसिन कंटिन्यू करवाएं, नहीं तो यह उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि उनकी हीमोग्लोबिन काफी कम है, साथ ही साथ बाकी सब रिपोर्ट्स भी बहुत अब नॉर्मल है, और यही उम्र होती है विटामिन और कैल्शियम गेन करने की, और इसमें ही वह इतनी कमजोर है और ब्लड जाने के बाद वह और ज्यादा कमजोर हो गई है। प्लीज उनका केयर कीजिएगा और उनके फैमिली। तो सम्राट जी आगे आते हुए, हाँ वह मेरी बेटी है, बताए। तो वह नस की तरफ इशारा करती है और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहते हैं। सम्राट जी वहां से चले जाते हैं। नम्रता जी वहीं पर बैठ जाती है। देव भी वहां पर था, उसे बेचैनी हो रही थी, वह बस बैठकर सबको देख रहा था और निष्ठा का नाम बार बार गुनगुना रहा था। निष्ठा कितने प्यारा नाम है, उसे निष्ठा से एक नज़र में ही प्यार हो गया था। वह बस उसके बारे में सोचे जा रहा था, लेकिन इस बार उसका दिल गलत जगह पर फंस गया शायद। लेकिन फिर भी उसके नजरें आसपास थी, वह उन तीन लड़कों को घूर रहा था। क्या उनमें से कोई निष्ठा का बॉयफ्रेंड हो सकता है? उसे क्रिश जाने के लिए कहता है, जिस वजह से वह ना चाहते हुए भी वहां से चला जाता है, लेकिन वह बाद में आने के लिए कह भी देता है। उसका इतना फ्रेंडली बिहेवियर था जिस वजह से वहां पर बाकी कोई उससे कुछ नहीं कहता। वही आयु नम्रता जी के पास जाकर उनके गले लग जाती है। नम्रता जी उसके सर सहलाते हुए बोले, क्या हुआ? आयु रोते हुए, निहाल निष्ठा से बात करना चाहता था, काफी बेचैन लग रहा था, मैं कैसे उससे बात कराऊं? उसे अपने आप से दूर करके गहरी सांस लेते हुए, निष्ठा को होश में आने दो, निहाल से बात करवा दूंगी मैं, तुम फिक्र मत करो। ऐसे ही उन सब की रात वहीं पर ही निकल जाती है। किसी ने कुछ नहीं खाया था, ना ही पिया था। सुबह सुबह सब लोग कॉफी पीते हैं, तभी एक नर्स जाकर कहती है कि निष्ठा को होश आ गया है। नम्रता जी जाकर उससे मिलती है। निष्ठा अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखते हैं। वह उन्हें देखकर पूछती है, आंटी अब ठीक है? नम्रता जी उसे घूरकर उसके गाल पर हल्की चपत मारते हुए, पागल लड़की, बेड पर बेहोश तुम पड़ी हुई है, गोली तुम्हें लगी है, तुम मुझे पूछ रही हो? निष्ठा का चेहरा बिल्कुल उतर गया था, वह बिल्कुल सफेद पड़ गई थी, उसके शरीर में ना ही खून था ना ही पोषण, इतनी कमजोर दिख रही थी कि नम्रता जी को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है। वह उसे संभाल कर बैठा देती है। वह निष्ठा को घूरते हुए उसके कान को पकड़कर मरोड़ते हुए, तुम इतनी कमजोर थी, मुझे पता नहीं था। आने दो निहाल को, मैं पूछता हूँ उससे क्या ख्याल रखता था वह तुम्हारी? तुम तो थी ही दुबली पतली, और डॉक्टर ने बताया कि तुम बहुत कमजोर हो, ना ही तुम्हारे अंदर विटामिन ना ही कैल्शियम, तुम इतनी कमजोर कैसे हो तुम? कहकर वो निष्ठा को घूरती है। निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। आयु अंदर आते हुए अपने हाथों में खाने के प्लेट लेते हुए बोला, आंटी अभी से खिलाए और यह घास फूस खाकर उसके अंदर पोषण आ जाएगा। तो निष्ठा की नज़र उसके हाथों में पड़े वेजिटेबल सूप पर जाती है और साथ में रखे सैलेड, और उसका मुंह बन जाता है। नम्रता जी उसे कुछ कुछ खिलाती है। निष्ठा का ड्रिप निकल गया था, वह बैठी हुई थी, उसके कंधे में तेज दर्द था जिसे वह सहने की कोशिश कर रही थी। हाँ, उसे अपने दर्द को किसी और के सामने जताना नहीं आता था, निहाल ही था जो उसके दर्द को बिना कहे उसकी आंखों से समझ लेता है, लेकिन हर कोई तो निहाल नहीं है जो उसके दर्द को समझेगा बिना कहे। निष्ठा सब लोगों को देखते हुए, आप सब यहाँ? आयु उसे घूरकर उसके पास बैठते हुए, तुम बहुत बुरी हो निष्ठा। तो निष्ठा उसे देखने लगी, उसे घूरते हुए, सच में तुम अपना ध्यान नहीं रखती? तुम खाना खाती भी थी, यह खाना जाता कहाँ था? तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारी पिछले रिपोर्ट्स तो अच्छी थी जब हमें तुम्हारा टेस्ट किया था, लेकिन अब इतनी कमजोर? तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती, वह क्या कहे, उसे थोड़ी ना पता था वह कमजोर है। अभी पढ़ाई की वजह से इतना ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया और उसे टाइम भी नहीं था, नहीं किसी और ने, क्योंकि वह दिखती थी तो नॉर्मल, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था। तभी दरवाजा खुला था, एक और शख्स आए जिसे सब लोग देखे थे, ये देव था। वह जाकर नम्रता जी को देखा है और निष्ठा को भी। निष्ठा की नज़र एक पल के लिए उसके चेहरे पर जाती है, लेकिन वह अपना सर नीचे कर लेते, उससे दर्द हो रहा था। नम्रता जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए को देखते हुए, निष्ठा मिलो, ये देव है, इसने तुम्हारी जान बचाई थी, नहीं तो शायद गोली तुम्हें लग जाती, वह भी मेरी। तो निष्ठा उनके हाथों को पकड़कर, आंटी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर वह देव को देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए, थैंक यू।
उसकी यह कहते ही तो मानो देव तो अपनी जगह ही जम गए। वह उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, उसकी प्यारी मीठी आवाज का दीवाना हो गया। तभी उसकी नजर कृष पर जाती, जो उसका सर सहलाकर ओके अब तुम रेस्ट करो। निष्ठा उसे देखते हुए, पर भाई मुझे जाना यहाँ से, उसे भाई कहते हुए देखकर देव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह जान गया था उसका भाई है। उसकी नजर तो ऋषि और यश पर थी। तभी ऋषि मुंह बनाते हुए उसे घूरते हुए, निष्ठा बिल्कुल भी तुम घर नहीं जा सकती। डॉक्टर ने तुम्हें आज रात यहीं पर रुकने के लिए कहा है। कल हो सके तो दोपहर या शाम को तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो वह मुंह बनाते हुए, पर ऋषि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना। सिया उसे हक करते हुए, तुम तीन भाई किसी काम के नहीं हो, अपने बहन को घर नहीं ले जा सकते। फिर मुंह बनाते हुए, हाँ उसकी बात को मानने वाला जो यहाँ नहीं है। तो वह तीनों मुस्कुराते हुए, हाँ तो वो तीनों हम अपनी बहन की फिक्र करते हैं, इस वजह से हम उसे हॉस्पिटल से नहीं जाने देंगे। तो निष्ठा का चेहरा रोने जैसा हो जाता है, लेकिन वही किसी का चेहरा तो खिल गया था उसे जब एहसास हुआ कि वह तीनों उसके भाई थे। क्रिस के फोन पर तभी निहाल का कॉल आता है। क्रिस कॉल रिसीव करते हुए, हेलो निहाल। तो सबकी नज़र उसे पर जाती है। निष्ठा भी उसे देखने लगती है। उसे निहाल से बात करनी थी। निष्ठा को काफी दर्द हो रहा था, उसके आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। बस वह अपने दर्द को छुपा रही थी, वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी वही निहाल कॉल उठाते ही बस निष्ठा ही कहा जा रहा था, जिससे चिढ़कर क्रिश फोन निष्ठा को देते हुए, लो और फिर सबको देखते हुए, चलो बाहर चलो। तो सब मुस्कुराकर बाहर आ जाते हैं। सबको पता था कि निष्ठा से बात करने के लिए जीत तो छोड़ो, सब बाहर आ जाते हैं। देव भी उनके साथ था, लेकिन वह वहां से निकल गया बाद में मिलने के लिए। क्रिश को डाउट बार बार आ रहा है, क्यों उसने पता किया था कि वह एक बिजनेसमैन का बेटा है और अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी उसका बार बार यहां आना उसे खटक रहा था। वहीं दूसरी तरफ निष्ठा कॉल अपने कानों में लगाकर गहरी सांस लेती है कि नहीं। दूसरे तरफ से शिकायती आवाज में, जान तुम मुझसे प्यार नहीं करती। इंस्टा अपने दर्द को संभालते हुए, क्यों क्या हुआ? निहाल को कुछ तो अलग अलग है उसके आवाज में, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए, तुम मुझे मैसेज नहीं करती, कल तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया, परसों तुम बिजी थी, मुझसे बात नहीं कर पाए। क्या तुम्हें वहां पर कोई और अच्छा लड़का मिल गया है मेरे आते ही, जो तुम मुझसे बात ही नहीं करती हो? तो निष्ठा उसकी बातें, उसकी शिकायत सुनकर मुस्कुरा देती है। वह शांत मगर धीमी आवाज में, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस बिजी थे। निष्ठा बताना नहीं चाहती थी कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वह जानती थी निहाल को वह बिना कुछ सोचे समझे भागकर यहां आ जाएगा। निहाल को बार बार उसकी आवाज में दर्द, तकलीफ महसूस हो रही थी, जिससे वह समझ पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो नहीं जान पा रहा था। वह करीब 15 मिनट उससे इधर उधर की बातें करता है और उसकी बातें को निष्ठा बस कुछ कुछ शब्दों में पूरा कर रही थी। निहाल को बार बार एहसास हो रहा था। तभी निहाल बोला, ओके मैं फोन रखता हूँ, मुझे मीटिंग पर जाना है। निष्ठा को भी काफी दर्द हो रहा था। वहां कहकर फोन को जैसे ही अपने कान के नीचे से हटाती है कि तभी दरवाजा खुलता है। एक नज़र अंदर आते बोली, मैडम आपकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। निष्ठा डर जाती है। वह छत से फोन की तरफ देखती है जो साइड में उसने रख दिया था टेबल पर। उसका स्क्रीन ऑफ था, उसे लगा कॉल कट गया होगा, जिस वजह से वह गहरी सांस लेती है और अपना सर हम हिला देती है। वह नज उसके पास आ जाते हैं उसकी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए। वह नज निष्ठा के पास आती है और वह उसके मेडिकल ड्रेस को कंधे से नीचे कर उसके जख्मों को देखते हैं। वह उसके जख्म के ऊपर से बैंडेज एकदम से हटा देती है, जिसके साथ ही निष्ठा की तेज चीख निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि यह नज एक जल्लाद है, एक पल में ही कैसे उसके जख्मों को खोल दिया। निष्ठा की आंखों से आंसू थे बह रोते हैं। नज उसे देखते हुए, दर्द होगा, जख्म इतना गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें ज्यादा दर्द होगा, थोड़ा खाना वाना खाओ। निष्ठा सुबक रही थी, उसे बहुत दर्द हो रहा और दर्द से उसके मुंह से बार बार चीख निकल रही थी। वो उसकी ड्रेसिंग को चेंज करते हुए उसे आराम करने के लिए कहते हैं और से इंजेक्शन दे देती है, लेकिन उसके साथ ही निष्ठा को नींद भी आ जाता है और वो गहरी नींद में सो जाती। शाम का वक्त, रानी जी और बाकी घर के कुछ लोग आकर निष्ठा से मिलकर जा चुके थे। घर में आज उनकी रिसेप्शन पार्टी थी, लेकिन सब लोगों ने उसे कल कर दिया, क्योंकि निष्ठा की हालत देखकर सबको पता था कि वह यहां से आज डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी, जिस वजह से कल कर दी। और सबको सही लगा, क्योंकि निष्ठा से सब प्यार करते थे। वहां निष्ठा वहीं सामने बैठी थी और नम्रता जी उसे अपने हाथों से फ्रूट खिला रही थी। वह सर पिल्लों पर टिकाए बैठी हुई थी। निहाल ने और कॉल नहीं किया था और उसने भी कॉल नहीं किया। उसने नम्रता जी से मना किया था निहाल को ना बताए, क्योंकि वह वहां पर गया है और परेशान हो जाएगा। नम्रता जी को भी सही लगा। उनके मन में हल्का डर तो था कि अगर निहाल निष्ठा की हालत देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगा। ये डर सबके मन में था, क्योंकि सब लोग निहाल को बहुत अच्छे से जानते थे और उसका गुस्सा हो या निष्ठा के लिए उसकी पॉजिटिवनेस या फिक्र,
नम्रता जी वहां पर बैठी हुई थी क्योंकि वहां पर अभी और कोई नहीं थे निष्ठा का ख्याल रखने के लिए कि तभी वहां पर देव आता है। देव नम्रता जी को देखते हुए, हेलो आंटी। नम्रता जी मुस्कुराते हुए, बेटा तुम यहाँ, तो वह मुस्कुराकर अंदर आते हैं। बस मुझे कल दिल्ली जाना है, इस वजह से मैं आखिरी बार मिलने आ गया आपसे। फिर निष्ठा को देखते हुए, हेलो निष्ठा तुम कैसी हो? तो निष्ठा बस मुस्कुरा कर ठीक हूँ कह देती। नम्रता जी उसे देखकर, कहाँ जा रहे हो तुम? दिल्ली कल क्यों? तो वह मुस्कुराते हुए, कॉलेज जाना है। पिछले 1 साल से कॉलेज जाने का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कल जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बुलाया गया है मुझे। 1 साल ना आने की वजह से उसकी बात सुनकर नम्रता जी खड़े होते हुए, अरे तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो क्या? तो वह मुस्कुराकर नाम लिखवा दिया। बस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा कभी, और यहाँ पर बिजनेस तो संभाल रहा हूँ बाबा का। तो नम्रता जी बोली, दिल्ली में निष्ठा भी तो पढ़ती है और मेरा बेटा, सब दिल्ली में ही पढ़ते हैं। प्लेट रख कर मैं हाथ होकर आती हूँ। तो देव मुस्कुराकर नम्रता जी को देखकर अपना सर हम में हिला देता है और जाकर निष्ठा के पास, तुम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? वो बोलती है सेकंड ईयर एमबीए। देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उससे लगा कि उसे क्या चाहिए, जन्नत ही मिल गया। वह मन ही मन खुश होते हुए फिर निष्ठा को देखकर, ओ मैं भी तुम्हारी ईयर में पढ़ता हूँ। ओके, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, एक अच्छी दोस्त जो मिल गई। निष्ठा कुछ नहीं रहती, वो लोगों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन वह जता भी नहीं पा रही थी और बता भी नहीं पा रही थी। देव का कॉल आता है, वह कॉल रिसीव करने के लिए बाहर आ जाता है। नम्रता जी उसके पास आकर बैठकर उसके हाथ को थामती हुए, निष्ठा तुम ठीक हो ना? ये डॉक्टर को बुलाओ। तो वह अपना सर हमें हिलाते हुए, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। और बाकी सब कहाँ है? तो वह मुस्कुराते हुए, सब लोग गए हैं घर कपड़े बदलेने और बाकी कुछ काम करने। तो निष्ठा बोली, आप सुबह से यहाँ हैं, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हुए? तो नम्रता जी उसे घूरते हुए, पहले तुम अपना ध्यान रखो, अगर बच्चे अपने ध्यान नहीं रखेंगे तो माँ अपना ध्यान कैसे रखेगी? न्यतः की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तेज आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। नम्रता जी और निष्ठा दोनों की नजर सामने जाते हैं और वह दोनों ही हैरान परेशान थे। सामने ओब्वियसली और कोई नहीं, निहाल खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थे। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क था, लेकिन निष्ठा और अपनी मॉम को देखकर जो थोड़ा नॉर्मल हो रहा था, लेकिन फिर भी गुस्से में तो था वह काफी। वह अपनी कदम एकदम से निष्ठा की ओर बढ़ा देता है। निष्ठा उसे देखकर डर जाती है क्योंकि निहाल बहुत 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 ज्यादा गुस्से में था। नम्रता जी भी खड़ी हो जाते हैं, उन्हें पता था निहाल का रिएक्शन। उन्होंने निष्ठा के लिए उसकी आंखों में बेपनाह प्यार देखा है, पर अभी बेपनाह गुस्सा था। वो निहाल निष्ठा को देखती है, नम्रता जी बिना कुछ कहे बाहर आ जाती। निष्ठा निहाल को देखती है और उसे देखते हुए उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा देती है। निहाल उसे घूरे जा रहा था, निष्ठा उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर देती है। उसके डर का एहसास निहाल को हो रहा था। देव जो कॉल करके अभी दोस्त को अपनी जोन वाली गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था, वो जैसे ही दरवाजे के पास बात करके वापस आता है और दरवाजा खुला था, अंदर का सीन देखता है तो वहां पर टिककर खड़ा हो जाता है। वह समझना चाहता था यहाँ हो क्या रहा है। वो निष्ठा को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखा है, वह अपने अंदर कदम बढ़ाने वाला ही था कि तभी निहाल निष्ठा के सामने बैठ जाता है और उसे अपनी बाहों में भर देता है। निष्ठा उसके सीने में अपना सर रख लेती है। निष्ठा उसके सीने पर अपना सर रखकर धीमी, आप तो लेट में आने वाले थे इतनी जल्दी? निहाल उसके गाल को खींचते हुए गुस्से से, निष्ठा तुम। फिर यू से अपने आप से दूर करते हुए उसके चेहरे को एकटक देखते हुए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निष्ठा उसकी तेज आवाज से डर गई। जहां निष्ठा की आंखों में आंसू थे, वहीं निहाल के आंखों में भी आंसू थे। वह अपने हाथ से उसके मेडिकल ड्रेस को नीचे करता, उसे बस बैंडेज देखा, लेकिन उसके आंखों में बेशुमार दर्द था। वह उसे देखते हुए, निष्ठा मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुमने मुझे बताए क्यों नहीं? मैंने सुबह तुम्हें कॉल किया था, तुम मुझे बता सकती थी यह सब कैसे हुआ, किसने किया? उसके चिल्लाने पर निष्ठा धीरे धीरे सुबकने लगी और उसे रोते हुए देखकर निहाल का गुस्सा 2 पल में ही कहीं गायब हो गया। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरते हुए, उसके चोट को संभालते हुए उसे शांत करते हुए, सॉरी जान रो मत, तुम्हें पता है ना, तुम्हें चोट लगती है तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। गोली लगी, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा क्या? मैं तुम्हारे लिए इतना भी तो? निष्ठा अपने आंसू भरी आंखों से उसे घूरते हुए अपना सर नाम हिला देती है। निहाल उसे अपने आप से दूर करता है क्योंकि निष्ठा को चोट लग सकती थी, और उसे उसके चेहरे को थाम कर गहरी सांस लेते हुए अपने आंखों की नमी को छुपा के निष्ठा को देखकर, और तुम? धीमी आवाज में बताती क्यों नहीं, तुम्हें तकलीफ हो रही है? निष्ठा मुस्कुराकर अपना सर नीचे कर लेती है, उसे पता था यह इंसान उसके आवाज से उसकी तकलीफ को जान जाता है।
निहाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हालत के बारे में सोचकर भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में बार बार नमी आ रही थी। निष्ठा अपने हाथों से उसके नमी को पूछकर अपने सर नामे हिला देती है निहाल से देखते हुए। तुम ऐसे क्यों हो निष्ठा, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? फिर उसके हाथों को चूमते हुए उसके चेहरे को देखकर, फिर मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता। तुम बहुत अच्छे से जानती हो। फिर भी निष्ठा उसकी बातों से इमोशनल हो रही थी, उसे तकलीफ भी हो रही थी। निहाल उसकी तकलीफ को जान पा रहा था तो उसे देखकर परेशान होता है कि निष्ठा उसके हाथ को थामकर उसे ठीक रहने का इशारा करते हुए और उसके सीने पर सर रख लेती है। उसे निहाल के करीब रहना था। तभी वहां पर सब लोग आ जाते हैं। सबके आवाज देव पीछे पलटता है कि उसे वहां पर नम्रता जी और सब लोग मिलते हैं। सब परेशान लग रहे थे। देव वहां पर आ जाता है। नम्रता जी सबको देखते हुए बोलते हैं निहाल आ गया है, तो सब उन्हें देखने लगी। कृष परेशान होते हुए, पर उसे कैसे पता चला? हमने तो उसे नहीं बताया था। नम्रता जी कृष को घूरते हुए, तुम्हें पता है वह कैसा है? और निष्ठा तो आयु गहरी सांस लेते हुए, हाँ बात निष्ठा की हो और उसे पता ना चले, उसे तो एहसास हो जाता है। पता नहीं कैसा प्यार है उनका। तभी सब लोगों की नजर दरवाजे पर जाती है जहां निहाल निष्ठा को बाहों में लिए खड़ा था। निष्ठा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। निहाल ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था। उन्हें देखकर सब परेशान हो जाते हैं और सब उनके पास आ जाते हैं। नम्रता जी उसे देखते हुए, निहाल ये क्या कर रहे हो तुम? निष्ठा को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो निहाल अपने मॉम को देखते हुए फिर सबको घूरते पर, मॉम निष्ठा को घर जाना है और मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर नम्रता जी, नहीं तुमसे नहीं लेकर जा सकते। तो वह निष्ठा के चेहरे को इतना कर देखता है हुए, फिर सबको देखते नहीं, वह उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ और मुझे किसी से बात नहीं करनी। कहकर वह जा रहा था कि आयु उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकते हैं। निहाल उसे घूर कर देता है। आयु उस पर चिढ़ते हुए, अरे तू इतना पजेसिव बिहेव क्यों कर रहा है और ऐसे बच्चों जैसे जिद करना बंद कर। उसे आज यही रहना है क्योंकि उसकी इंजेक्शंस बाकी है और इसका ड्रेसिंग भी, तो उसे ऐसे कैसे लेकर जा सकता है? उसको डिस्चार्ज भी नहीं हुआ है। और फिर निष्ठा को घूरते हुए, तुम ही ने उसे कहा होगा लेकर जाने के लिए। निष्ठा मुझे पता है तुम्हें या नहीं रहना है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम समझो ना। निहाल आयु की बात सुनकर रुक जाता है। निष्ठा के चेहरे को देखा था, वह मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। हाँ उसे जाना था इसलिए निहाल को कहा था और निहाल इस वक्त बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। निष्ठा की बात को मना नहीं करता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वह वापस ले जाकर उसे बेड पर लेटा चुका था और निहाल उसे बुरी तरह घूरते हुए, जान बहुत फायदा उठा रहे हो मेरे प्यार का, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारी इंजेक्शन बाकी है। तो वह मासूम सा चेहरा बनाकर, मुझे यहाँ नहीं रहना। निहाल उसके सामने बैठकर उसके हाथों को थाम कर, कल सुबह हम जाएंगे, ओके? डॉक्टर तभी आ जाते हैं। निष्ठा की ड्रेसिंग चेंज करने के लिए कहते हैं। सब लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन निहाल नहीं आता। उसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। देव जाकर बाहर सबको देख रहा था। उसे देखकर कृष बोला, देव तुम अब यहाँ से जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी निहाल है निष्ठा के पास, उसके होते हुए कभी किसी की जरूरत नहीं है और वह किसी को निष्ठा के पास भी नहीं आने देगा। नम्रता जी देव को देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा निष्ठा से वह बहुत प्यार करता है। तो देव उन्हें देखा है? नम्रता जी मुस्कुराते हुए, वह मेरा बेटा है और निष्ठा उसकी जान। तो पीछे से का आवाज आती है और मेरी भाभी वहां पर प्रतीक था। वो अपनी मॉम के पास आते हुए, मॉम भाभी कैसी हैं और सच में भाई आ गए हैं? तो नम्रता जी उसके कान को पकड़कर मरोड़ते हुए, तुम कहाँ थे? एक बार भी निष्ठा से मिलने नहीं आए और ना ही मुझसे मिलने आए। प्रतीक उन्हें देखते हुए, मॉम में वहां पर काम संभाल रहा था और आज सुबह भाई का कॉल आया और फिर वह बताता है कि निहाल ने उसे क्या क्या कहा और क्या करने के लिए कहा, जिससे सब हैरान थे लेकिन फिर नॉर्मल हो गए क्योंकि निहाल के गुस्से को और निष्ठा के लिए उसके प्यार को सब जानते थे। निहाल उन लोगों को सजा दिलवाए और उन्हें मौत की सजा दिलवाई थी। उसने वह भी कोर्ट से कहा था क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किए थे और निहाल के वजह से उन्हें आज सजा हो गई। सबको पता था कितना फास्ट काम सिर्फ निहाल का हो सकता है, नहीं तो पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद भी लोगों को सजा मिलते मिलते बरसों लग जाती है। लेकिन निहाल ने ये सब एक पल में ही कर दिया क्योंकि बात जब निष्ठा की हो वह किसी को नहीं छोड़ता। उसे आज सुबह ही पता चल गया था जब उसने कॉल काटने से पहले ही नस की आवाज सुन ली थी और उसके बाद जो भी कुछ हुआ सब कुछ सुना था और उसके बाद उसने पता किया और उसे सब कुछ वैसे भी पता चल गया और उसने प्रतीक को अपने काम में लगवा दिया और वह किसी को कुछ नहीं कहता कि उनको वह सबसे गुस्सा था। देव भी हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि निहाल इतना ज्यादा फास्ट निकलेगा कि उसने सब काम पहले ही खत्म करवा दिया। देव ने भी उन्हें सजा दिलवाने के लिए सोचा लेकिन निहाल ने तो पहले ही सब कुछ करवा दिया।
वह वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंदर डॉक्टर आज खुद आए थे ड्रेसिंग चेंज करने के लिए, क्योंकि वह उसे चेक करके कल उसे डिस्चार्ज देने वाले थे। और डॉक्टर जाकर उसके कंधे से ड्रेस को निकाल दे। निहाल की नज़र उसके जख्म पर जाती है। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसने निष्ठा के दूसरे कंधे पर अपने हाथ रखा था और वह निष्ठा के दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसे असहाय दर्द हो रहा होगा इस वक्त। निहाल गहरी सांस लेकर निष्ठा को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ड्रेसिंग चेंज होता है, उसे इंजेक्शन दिया जाता है। निष्ठा से तो ज्यादा निहाल को तकलीफ हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि निष्ठा को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। इन सब में उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन निश्चय के सामने को कुछ बयां नहीं कर रहा था। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। निष्ठा निहाल के सीने में सर रखकर अपने दर्द को समेटकर वहीं पर ही सो गई। निहाल उसे अपनी बाहों में भरे था। उसने न ही कपड़े बदला, नहीं उठता, न ही कहीं जाता। वह सीधे फ्लाइट से यहाँ पर ही आया था और निष्ठा को अपने करीब करके बैठा था। उसे फिक्र नहीं थी किसी चीज की। उसके पास उसकी पूरी दुनिया थी। अभी उसकी भी हल्की नींद लग गई थी। उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह देखता है कि उसकी माँ है। वह अपनी माँ को देखते हुए उनके हाथ को पकड़ लेता है। नम्रता जी अपने दूसरे हाथों से उसका सर सहलाकर, माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी अमानत को ठीक से संभाल नहीं पाया। निहाल अपनी मॉम के हाथ को पकड़ते हुए, मॉम आप क्या कह रही है तुम? नम्रता जी वहीं पर बैठते हुए, सच में तुमने दुनिया की सबसे प्यारी लड़की से प्यार किया है, सबसे अच्छी, सबसे भली, बहुत प्यारी है, ये पता है। गोली इसको लगी वह भी मेरी वजह से, क्योंकि यह मेरे सामने आ गई थी। लेकिन जब उसे होश आया इतने मेजर सर्जरी से, वह मुझे देखकर पूछती है कि मैं ठीक हूं या नहीं। कितनी पागल है ये। निहाल अपनी बाहों में लेटी अपनी निष्ठा को देखता। हाँ, उसे पता था कि उसकी निष्ठा है ऐसी। नम्रता जी आगे बोलती है, पता है डॉक्टर ने कहा कि उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। निहाल बताओ तुम उसका ध्यान नहीं रखते? उसके बीपी तो लो रहता है, उसके साथ साथ उसका कैल्शियम विटामिन लेवल भी काफी लो, बहुत ज्यादा कमजोर है। डॉक्टर ने बताया कि खून की भी कमी है उसमें। इतनी कमजोर यह कैसे हो गई? तुम उसका रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हो क्या? निहाल को हैरानी होती है, क्योंकि पिछली रिपोर्ट उसने की चेक करवाई थी, निष्ठा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक ये सब। वो निष्ठा को देखता हूँ काफी कमजोर लग रही थी। वह अपनी मॉम को देखते, फिर मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। वो गहरी सांस लेते हुए, ध्यान रखना होगा, वह काफी कमजोर है, यह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और तुम अपना ध्यान भी रखना। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, थक गए होंगे। निहाल अपना सर हमें हिलता वह उठता कि निष्ठा उसे पर अपने पकड़ मजबूत कर लेती, उसके सीने पर अच्छे से अपना सर रख लेती, जिसे देखकर निहाल उसे देखने लगता है। नम्रता जी मुस्कुराते हुए, थोड़ी देर बाद आ जाना। निहाल वैसे ही रात भर निष्ठा के पास बैठा रहा। सुबह करीब 10 बजे उनका डिस्चार्ज हो गया, सब वापस आ गए। निष्ठा कमजोर थी, निहाल उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता, उसे वह उबला हुआ खाना खिलाता जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन निहाल खुद उसे वह सब खिला, खुद भी वही खाता। इस निष्ठा भी कुछ नहीं कर पाती। सब घर आ गए थे तब, और निष्ठा अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। निहाल उसी के पास से बैठा था, उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने अब तक अपनी दोस्तों से बात क्योंकि कि वह सबसे ज्यादा नाराज नहीं था, क्योंकि उसे पता था निष्ठा में मना किया था। उसे बताने से वो चाह के भी नाराज नहीं हो सकता। वह क्या करे, उससे प्यार तो इतना करता है। वही शाम हो जाती है, रिसेप्शन पार्टी, सब लोग पार्टी में गए थे। निष्ठा का मन था जाने का, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह निहाल को देखते हुए, आप जाइए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप तो पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो निहाल से घूरते हुए, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। निष्ठा कुछ नहीं रहती, उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह जाना चाहती थी। निहाल उसके चेहरे को देखते हुए, क्या तुम्हें जाना है? तो वह अपना मासूम सा चेहरा हाँ मैं हिला देती है। निहाल गहरी सांस लेते हुए, ओके चलो मैं तुम्हें रेडी करवा देता हूँ। तो वह उसके हाथ को पकड़ते हुए, आप किसी को भुला दीजिए ना। निहालो उसे घूरते हुए, क्यों, मैं तुम्हें रेडी नहीं कर सकता। निष्ठा अपना सर नीचे कर लेते निहाल बाहर आ जाता है और आयु को बुला देता है। आयु जाकर निष्ठा को रेडी कर देती है। निष्ठा को उसने बहुत खूबसूरत सा लहंगा पहना दिया था, जो लाइटवेट था और काफी खूबसूरत था, और उसका हल्का मेकअप टच अप करके रेडी कर दिया। निहाल भी रेडी हो गया, वह उसे अपने साथ नीचे ले आया। वो निष्ठा के हाथ को पकड़कर नीचे आता है। सबकी नजर निहाल पर जाती है। नम्रता जी उनके पास आते हुए, अरे तुम उसे नीचे क्यों लेकर आए? उसकी तबीयत तो। निहाल उन्हें देखते हुए, उसका मन था, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं उसके साथ। वह लोग आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं, और उसके बैठते ही पूरे पलटन वहां पर आ जाते हैं, यहाँ तक कि दूल्हा भी वहां पर आ गया। दूल्हा दुल्हन भी जो स्टेज पर थे, वह भी उन सब जिस जगह पर बैठे थे वहां पर घूरे जा रहे थे। सुमित जाकर निष्ठा को देखते हुए, तुम ठीक हो ना निष्ठा? और फिर निहाल को, और मिस्टर एंग्री यंग मैन, तुम्हारा गुस्सा? निहाल उन्हें देखते हुए, भाई आपने भी मुझे नहीं बताया था, भूलो मत। तो सब उसे ऐसे घूरते की बात तो खत्म हो गई, लेकिन निहाल कुछ नहीं कहता।
वो निष्ठा को देखते हुए, निष्ठा तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? तो निष्ठा उसे देखकर जूस, निहाल उसके लिए जूस ले आता है और उसे अपने हाथों से पिलाता। सब देख रहे थे। कपल्स थोड़ी ज्वेलर्स तो थे। तारा क्रिश को देखते हुए, बिल्कुल अच्छे नहीं हो तुम, देखो निहाल निष्ठा से कितना प्यार करता है, तुम मुझे अपने हाथों से अब तक कुछ भी नहीं खिलाए। तो ऋषि क्रिश को घूरते हुए, कोई जरूरत नहीं है इसे तुम्हें कुछ खिलाने की, तुम्हारा हाथ है। तो आयु ऋषि के हाथ पर मारते हुए, तुम क्या जानो, तुमने आज तक मुझे एक बार अपने हाथों से खिलाया है, ये तुम्हें थोड़ा भी परवाह है मेरी? तो ऋषि उसे देखते हुए, आयु तुम कब से? तो आयु उसे घूरते हुए, बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल मेरे केयर नहीं करते। उन दोनों कपल्स की हालत देखकर यश और सिया एक दूसरे को देखे थे और एक दूसरे से नजरें फेर लेते। निहाल मुस्कुराते हुए, तुम सब हमसे जलना बंद करो, तुम्हारे वजह से अगर मेरी निष्ठा को नजर लगी तो सब मुंह बनाकर उन दोनों को घूरते हैं। देव भी ये पार्टी में था और उनके टेबल के पास निहाल की बातें सुन रहा था। वह यहाँ पर आते हुए, हेलो गाइस, यकीन नहीं हो रहा है तुमसे यहाँ पर फिर से मुलाकात हो गई। तो क्रिश उसे घूरने लगा। उसे लड़के पर डाउट हो रहा था कि वह हर जगह कैसे पहुंच जाता है। सुमित उसे देखते हुए, तुम तो नहीं आने वाले थे? तो वह मुस्कुराते हुए, मुझे दिल्ली जाना था लेकिन भाई ने रोक लिया आपकी वजह से। क्रिश अपने भाई को देखकर, ये कौन है? सुमित बताता है कि देश का बड़ा भाई उसका बिजनेस पार्टनर के साथ साथ दोस्त है, वह नहीं आ पाए इस वजह से उसने उसे बुलाया। निहाल की नज़र उसे पर पड़ती है, उसने शायद उसे कहीं देखा है, उसे ऐसा लगता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी देव उसके सामने, हेलो मिस्टर निहाल, आप मुझे कैसे भूल गए? हमारी मीटिंग हुई थी करीब 6 महीने पहले। निहाल उसे देखते हुए, शायद मुझे याद है देव। वो उसे याद कर रहा था कि उधर निष्ठा को खांसी आ जाती है, जिससे वह छत से उससे नजर फेर कर निष्ठा के चेहरे को देखता है। निष्ठा तुम ठीक हो कहकर वो उसके पीठ को सहलाते हुए उस शांत कर रहा था, क्योंकि उसे तकलीफ हो रही थी। वो टिश्यू से उसके मुंह को साफ करते हुए, जान तुम ठीक हो, चलो अंदर चलते हैं, रेस्ट करना है तुम्हें। तो निष्ठा उसे देखते, फिर मैं ठीक हूँ, उसके हाथों को थामते हुए चलो। निष्ठा कुछ नहीं कहती। फिर देव को देख के नम्रता जी भी वहां आ जाते हैं। देव को देखकर वह भी थोड़े हैरान थी। नम्रता जी निहाल को बताते हैं कि देव ने निष्ठा की जान बचाई थी और गोली उसकी वजह से निष्ठा के कंधे से बस छू कर गई थी, नहीं तो निष्ठा की हालत और ज्यादा। निहाल उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि आखिर निष्ठा उसकी जान है, उसकी जान बचाने वाले को निहाल कैसे ना थैंक यू के कहता, इसलिए वो उसे थैंक यू कहता है। वह भी उन सबके साथ थोड़ी बहुत बातें करता है। वहां से वह चला जाता है, उसके नजर रह रह के निष्ठा के चेहरे पर जा रही थी, जो निहाल के साथ काफी खुश थी। पार्टी खत्म होने के पहले ही निहाल उसे अपने साथ ले गया। वहीं उसके सब दोस्त आज फिर से टली थे, सब लोग नशे में पड़े हुए थे, कोई कोई कोना पकड़कर, क्योंकि कल तो सब यहां से जाने वाले थे, जिस वजह से सब और ज्यादा टल्ली हो गए। निहाल निष्ठा को लेकर कमरे में रह जाता है और नम्रता जी उसे हेल्प कर दी उसके कपड़े बदलने में। फिर निहाल उसे रात भर अपना निगरानी में रखता रहा और उसका ध्यान रखता रहा। उसने अपने पलके भी नहीं झपकाए। उसके मन में डर था कि निष्ठा को अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो वो उसके पास ही बैठे बैठे वह उसके हाथ को पकड़कर वहीं नीचे ही सो गया। जब सुबह निष्ठा की नींद खुलती है, उसे अपने हाथों पर किसी का पकड़ महसूस होता है। वह देखती है कि निहाल नीचे बैठे ही सो रहा था। उसे बुरा लगता उसके लिए, निहाल कितना परेशान है, लेकिन वह यह उससे कह नहीं सकता, नहीं तो निहाल का गुस्सा, बाप रे बाप। उसे पता था कि उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। परेशान होना भी उसे गवारा है उसके लिए। निष्ठा को दर्द में देखकर उसके अंदर क्या बीत रही थी, यह निष्ठा अच्छे से जानती है। अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रही थी कि निहाल उसके लिए इतना फिक्रमंद है और उसे इतना प्यार करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।